हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास नंबर 3 है। ये इंडेक्स नंबर पर ही होगी। आज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फॉर्मूलास है, उनकी दो क्लास पहले ऑलरेडी हो चुकी है, क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से इंडेक्स नंबर पर। आज हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम अप्लाइड नॉलेज लेंगे कि हमने जो फॉर्मूला लिए थे, पढ़े थे, उनको हम कैसे यूज कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट नोट के नाम से दो चीज़ें आपको बताई गई है। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान में रखना है। देखिए, पहली चीज़ क्या बताई, जो इंडेक्स है, इंडेक्स निकालने के लिए कम से कम 2 ईयर का डाटा आपके पास होना चाहिए। मतलब 8 इज रिक्वायर्ड 2 ईयर डाटा फॉर इंडेक्स फाइंड आउट। तो इंडेक्स को निकालेंगे 2 वर्ष का डाटा आपके पास कम से कम होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने आगे कुछ लिखा है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे 2 वर्ष का यदि आपको डाटा दिया हुआ है, यदि मैं बात करूँ 2 वर्ष का डाटा दिया हुआ है आपको, तो आपका एक आंसर आने वाला है, एक इंडेक्स आने वाला है, उसमें बेस ईयर एक ही है। 3 वर्ष का डाटा यदि आपको दिया हुआ है तो 2 आंसर आने वाला है, यदि इसके अंदर बेस ईयर एक ही। यहाँ सब पे लिखा है सबका बेस ईयर केवल एक ही होगा। ठीक है, अभी आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा। अभी इसी सेंटेंस को वापस मैं रिपीट करूंगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 4 वर्ष होने पर फिर कितने आंसर आएंगे? 3। ऐसे 5 होने पर कितने आंसर आएंगे? 4। मतलब एक आंसर हमें कम प्राप्त होगा, कम रिसीव होगा ईयर के कंपेयर के अंदर। जैसे 2 ईयर तो 2 ईयर पे एक तो बेस ईयर चल गया और एक के लिए हम आंसर निकालेंगे। ऐसे 3 ईयर है तो 3 में से एक तो बेस ईयर के लिए चल गया। अब एक बेस ईयर के चल गया, फिर 2 आंसर हो गए। 4 में फिर एक बेस ईयर के चल गया तो 3 आंसर आपको मिलेंगे एक बेस ईयर होने पर। बेस ईयर यदि आप चेंज करोगे तो हमें ज़्यादा आंसर मिल सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इंडेक्स हम निकालने के लिए 2 वर्ष का डाटा होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि हर वर्ष के लिए अलग अलग, आगे नीचे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर, कि जो सूचकांक है प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग निकाले जाते हैं। ठीक है, जो इंडेक्स है प्रत्येक वर्ष के लिए, जैसे 1-2 वर्ष दिए हुए तो एक वर्ष तो उसके अंदर ये हो गया बेस ईयर और दूसरे के लिए ऊपर निकाल लेंगे। ऐसे 3 होने पर एक बेस ईयर हो तो एक आगे वाले 1 और 2 के लिए ऊपर निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए ईयर्स, मतलब मैं कुल मिलाकर आपको कहना चाहता हूँ कि ईयर्स के लिए हर बार आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जो कॉमोडिटीज से हैं, जो वस्तु हैं, वो आपको ज़्यादा दी गई है, तो उनके लिए हम ऐसी कार्रवाई नहीं करते। ऐसे नहीं है एक एक वस्तु के लिए हम इंडेक्स निकालेंगे, बल्कि उनका तो हम योग टोटल सम कर लेंगे। ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो हम ईयर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं और थिंग्स यदि हमें कॉमोडिटीज से वो हमको ज़्यादा दी हुई है तो उनको हम ऐड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन नंबर 4 लेते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा। ये रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन बुक आती है आपकी स्टैटिक्स की, उसका है, बीकॉम की बुक है ये। तो उसका एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो देखिए, सबसे पहले आप उन वर्ड्स पे भी ध्यान कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाए थे। इसमें ओफो, ये केवल हिंदी में ही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें लिख दे, इसमें इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। निम्न समंकों से सरल समूही रीति सिंपल एग्रीगेटिव मेथड द्वारा आम 2004 को आधार मतलब बेस ईयर, तो 2014 से आप बेस ईयर मानिए। देखिए, आपकी बुक से यदि आप नहीं परचेज करो, उसमें ईयर अलग अलग हो सकते हैं, तो ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वही पर्टिकुलर ईयर है, वही बेस ईयर होगा और आगे वाले सब्सिडिंग ईयर्स होंगे। तो यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2014 को बेस ईयर माना है। वो बेस ईयर क्या माना है? 2014 को माना है बेस ईयर। तो बेस ईयर तो ये हो गया, तो ये तो 0 हो गया। बाकी इसे कभी इसे 1, कभी इसे 1, कभी इसे 1, या 1 2 3 4 अपन कैसे भी इसे मान सकते हैं। अब आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कहाँ में लेना है? क्वेश्चन में क्या है, वर्ड यूज किया है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भैया। तो मैंने कहा था जब एग्रीगेटिव मेथड की बात आएगी तो आपका सिंपल का जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है वो आप कहाँ में लेंगे? वो था P1/P0। ठीक है, लेस फायर वाला था, ठीक, एग्रीगेटिव मेथड के अंदर, और उसने Q0 को इंपोर्टेंस दी थी। तो वही मैंने क्वेश्चन ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये वाला फॉर्मूला, जैसे ये दिमाग माइंड में क्लिक करे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आपको यूज करना है, तो आपको लेस फायर वाला फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं बोलने पर सिग्मा P1 और अपॉन P0 Q0 इंटू मल्टीप्लाई सो। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, तो इस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ध्यान से देखनी होगी। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्राइस पर केजी। तो देखिए, आपको बताया गया कि प्राइस पर केजी मतलब 1 kg खरीदने के लिए आप कितने रुपए पेमेंट करते हो। तो ये 2 रुपीज़ से, ध्यान देना शब्दों पर पूरा आराम से। ये टू क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं, इसका कुछ नहीं है। हर चीज़ की यूनिट होती है, जैसे वो केजी में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, वो नंबर्स में हो सकता है, वो आपके लिए रुपीज़ में हो सकता है, वो पैसों में हो सकता है, वो डॉलर के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये टू क्या है? 2 रुपीज़ है। देखो ऊपर लिख दिया प्राइस पर केजी। तो पहली बात है, जो आपको निकालना भी क्या है, मूल्य सूचकांक, मतलब आपको निकालना भी क्या है? प्राइस।
प्राइस इंडेक्स से आपको निकालने हैं और प्राइस के अंदर ही आपको डाटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई एडिशनल वर्किंग नहीं करनी है। आप समझिए वापस, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया था, आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि आप मूल्य सूचकांक मतलब प्राइस इंडेक्स बताइए। प्राइस इंडेक्स बताइए तो क्वेश्चन में जो डाटा है वो भी प्राइस में दिया हुआ है। प्राइस पर केजी, 1 केजी के लिए कितना प्राइस है, तो 2 रुपये प्राइस, या 3 या 5 हो गई, 5, 5, 6 ऐसी प्राइस दी हुई है। तो ये भी रुपीज़ में दिया हुआ है पूरा डाटा, है ना। और आपको निकालना भी रुपीज़ में आंसर है, क्योंकि प्राइस जो है तो प्राइस में आपको निकालना है, तो प्राइस आपको दी हुई है। अब देखिए आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमें पहले बता ही दिया कि हमें फॉर्मूला कौन सा काम लेना, P1 और P0 Q0 Q0 वाला, इस पर वाला फॉर्मूला काम लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। इसके क्वेश्चन के अंदर Q की जो क्वांटिटी है वो कहीं दी हुई नहीं है, कहीं Q बताया गया क्या आपको, क्वांटिटी कहीं बताई गई है क्या? देखिए आपको यह भी केवल प्राइस दी हुई है। इस ईयर में हम क्वांटिटी कितनी काम लेते हैं नहीं बताया, यहाँ क्वांटिटी नहीं बताया, कहीं पर भी क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया गया है। तो आपका फॉर्मूला और कम हो गया। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा वाला फॉर्मूला वही रह गया, फिर मतलब आपको वही काम लेना है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप बोलो Q0 सर, Q0 हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसे हटाना पड़ेगा। Q0 हमारे पास में है ही नहीं, यदि यहाँ पर होती तो हम उसे काम में ले लेते। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नहीं है, तो सिग्मा P1 अपॉन P0 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि 2014 को बेस मानना है। तो 2014 को, चलो ठीक है, आपको 2014 को बेस मान लिया हमने, ये आ गया हमारा बेस ईयर, ठीक है ना, ये बेस हमने मान लिया। इसको बेस मानने के बाद कितनी ईयर बचे, 1, 2, 3, 4। तो हमारे यहाँ पर 4 इंडेक्स आने वाले, 4 हमारे आंसर निकलने वाले हैं। वापस से सुन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है टोटल। 5 में से एक बेस ईयर में चल गया, फिर कितने बचे, 4। तो आपका आंसर कितने आने वाले हैं, 4 आंसर आने वाले हैं आपके। तो आपको मैंने पहले आज स्टार्टिंग में यही प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि आपके पास में जितने ईयर्स होते हैं उसमें एक में कम आंसर रहेगा। क्यों, एक तो आपका बेस ईयर में चल गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 में एक तो बेस ईयर चल गया और 4 आंसर आपको निकलने वाले हैं। तो आपको 4 आंसर आपको निकालने हैं। फिर मैंने बताया था कि आपके पास में कॉमोडिटीज वस्तु दी हुई है, कॉमोडिटी दी हुई, तो हम आप ए के लिए अलग वर्किंग, बी के लिए अलग वर्किंग, सी के लिए अलग वर्किंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इन सबको टोटल कर लेंगे। जबकि ईयर के लिए अलग अलग वर्किंग करेंगे, ईयर के लिए अलग अलग वर्किंग, तभी तो हमारे पास 4 आंसर आए। एक आंसर इसका, फिर एक आंसर इसका, फिर एक आंसर इसका और फिर एक आंसर इसका। तो हमारे पास एक आंसर, 2, 3, 4 आए। तो प्रत्येक ईयर के लिए हमने अलग अलग वर्किंग करी, ठीक है। तो हमारे पास 4 आंसर में हमें मिले। लेकिन ए के लिए अलग वर्किंग, बी के लिए, सी के लिए अलग वर्किंग नहीं करनी। बाकी इनको क्या हमें क्या करना है, टोटल करना है, इनका हमें सम करना है, बस केवल, और कुछ नहीं करना है, इनका हम क्या सम करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें दो जो चीज़ें वो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी स्टार्टिंग के अंदर ही, तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर देखिए जिसको ईयर को बेस ईयर माना उसको हम P0 से प्रजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी दी है इसको P0 से व्यक्त कर दिया, ठीक है। ये पूरा ऐसा लग गया 2, 8, 10। फिर 2015, 16, 17, 18, तो इसको लिए इन्होंने सिंपली इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, इसे P3 और P4 बोल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला होगा वही रहने वाला है आपका, जो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 है वही फॉर्मूला रहने वाला है। P2, P3 से कन्फ्यूजन मत होइए। P1 का मतलब होता है करंट ईयर होता है, मतलब आपको सिंपल सी बात ये कि ऊपर करंट ईयर आता है, नीचे बेस ईयर आता है। तो अब इसके आंसर से देखिए आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं बताया था कि आप ए बी सी के लिए अलग अलग वर्किंग नहीं करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो हमने यहाँ पर टोटल कर लिया, तो इन सब का टोटल कर लिया हमने। तो इस ईयर का 2014 का टोटल गया 20, इसका हो गया 30, इसका हो गया 33। ये हमारे पास में इस तरह से हमने टोटल कर लिए हैं। तो ये हमारे पास यहाँ नीचे टोटल हो चुका है। अब आपका टोटल हो गया है। अब हमारे पास में जो बेस ईयर माना था, हमें बेस ईयर किसको माना था, P0, इसको बेस ईयर 12 बेस ईयर माना, तो इसका आंसर तो आपका 100 बन गया, है ना। जिसको बेस ईयर मानते हो तो ऑटोमेटिक 100 में चल जाता है, तभी तो हम आगे आंसर दे पाएंगे, तभी तो हम आगे आंसर 1, 2, 3, 4 आंसर हम दे पाएंगे, ठीक है। ये तो 100 हमेशा इसको 100 बेस ईयर मानने का मतलब ये कि उसे आप 100 मान लीजिए। बेस ईयर में लगा वैसे आप 100 मान लीजिए, तभी तो आप 4 लगा। फॉर्मूला सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ पर P1 यहाँ पर ये लेंगे हम P1 का मतलब टोटल लेंगे, ए बी सी का टोटल लेंगे हम। ए बी के लिए सी के लिए अलग अलग वर्किंग नहीं करेंगे, ईयर के लिए अलग अलग वर्क करते हैं, वस्तु थिंग के लिए हम नहीं करते, कम्युनिटी के लिए हम नहीं करते। तो 30 अपॉन P0 का मतलब क्या, ये 20, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये P1 और ये P0, तो 30 P1 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आंसर क्या 150। सेम इसी प्रकार से आंसर इसका करेंगे। तो अब की बार फॉर्मूला में क्या है, P1 मतलब करंट ईयर, अब की बार ये हो गया करंट ईयर, आपका P2 गया, तो 33 ऊपर आ जाएगा, बेस ईयर का वही रहेगा, वही 20 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं है हर बार P1 30 काम लेंगे तो एक जैसा आंसर हो जाएगा, नहीं।
हमें E1 का मतलब ऊपर क्या था कि करंट ईयर है, तो अब की बार करंट ईयर इसे माना है, तो इसे मतलब P2 हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर। अब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा P2 हो जाएगा। P2 अपन P0 ही रहेगा, लेकिन P1 नहीं आएगा, P0 ही रहेगा। P0 मतलब बेस ईयर रहेगा, तो बेस ईयर हमारा फिक्स है, वो कितना है 20। तो बेस ईयर 20 हर जगह 20 काम लेना है। इस प्रकार यहाँ पर P3 आ जाएगा, यहाँ पर P4 आ जाएगा। तो इस पर यहाँ पर 4 आंसर आ गए। ये इसका 150, 165, 175 और 200, ये हमारे पास 4 आंसर हो गए। बेस ईयर ही हमेशा 100 ही रहेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सोल्व किया। इसके बारे में हमने 2 प्रॉपर्टी जो मैं लिखवाई थी आज के सोल्व करने से पहले, उसको हम समझ पाए। अब आगे हम चलते हैं और हमने वर्ड यहाँ पर काम में लिया सिंपल एग्रीगेटिव। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड काम लिया था। सिंपल एग्रीगेटिव को हमने बताया था कि लेस पैर वाला फॉर्मूला काम है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, और उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी Q0 वो क्वेश्चन में Q0 है ही नहीं, तो उसको हमने साइलेंट कर दिया। अब इसी एग्जाम्पल के बारे में बताया गया कि इसी एग्जाम्पल को आप सोल्व कीजिए दोबारा। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर बोला गया है कि इस एग्जाम्पल दोबारा सोल्व कीजिए, और ये बोलना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर टेकिंग 2014 100। तो देखिए इसका मतलब भी यही है कि 2014 को हमको 100 लेना है, 2014 को आपको 100 लेना है। इसका मतलब भी यही है कि ये बेस ईयर की बात करा कि बेस ईयर आपको क्या सेलेक्ट करना है। बेस ईयर आपको क्या लेना है 2014। वो मतलब नॉर्मली ये भी लिख सकता है कि बी ऐसी बेस लीजिए आप 2014 को, बेस लीजिए 2014 को, या फिर उसने लिया 2014 इक्वल टू 100, मतलब यही पर आपको वापस क्या रहने वाला है, बेस ईयर रहने वाला है। ऑफ द डाटा गिवन इन द इलेक्ट्रिशियन नंबर 4 अबोव बाय द सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब देखिए सिंपल एवरेज तो ठीक है, सिंपल एवरेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है आपका प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव वर्ड आ गया जब, जैसे मैंने कहा था रिलेटिव वर्ड यूज आ जाए तो आपका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा RW वाला, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, और R का मतलब था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह का आपका फॉर्मूला था। तो ये आपको दिमाग तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको एक जगह वर्ड यूज होगा एग्रीगेटिव और एक जगह वर्ड यूज होगा प्राइस रिलेटिव। तो आपको क्या चीज़ वर्ड यूज करना है, प्राइस रिलेटिव आता है सिग्मा RW पर सिग्मा W वर्ड यूज हो जाना चाहिए आपका। तो ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। यहाँ W का मतलब भी बताया गया था कि W का मतलब क्या था, W का मतलब P0 और Q0 होता है। तो इस क्वेश्चन में P0 Q0 तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, फिर अपन W को 1 मान लेंगे और कुछ भी सिंपल इग्नोर करेंगे कि सबको समान इक्वल वेटेज है। W का मतलब भी क्या होता है, एक वेट देना होता है कि P0 मल्टीप्लाई Q0 करके निकाल लो। Q0 है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस केस के अंदर W का मतलब हो गया सबको इक्वल वेट दे रखा है। मतलब कोई 2014 डाटा वही, 15 डाटा वही, सबको डाटा को इक्वल वेट दे रखा है। तो आपको वेट के लिए कैलकुलेशन में आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी वेट के लिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें R निकालना पड़ेगा, और R का फॉर्मूला ये रहा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई आपको ये वाला फॉर्मूला काम है फाइनली, तो सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इससे पहले क्या निकालना है, R का मतलब क्या P1 अपॉन P0। तो R निकालना है हमें सबसे पहले। तो देखिए 2014 को बेस लेना है। अब इसके अंदर फिर मैंने ये और बताया था कि जो R जो हम निकालते हैं वो प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग निकलती है, तभी यहाँ सिग्मा नहीं लिखा हुआ है P1 अपॉन P0। ये हर एक थिंग के लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी। फिर बाद में अगर हम वापस टोटल कर देते हैं, इसका बाद में वापस हमें टोटल ही करना होता है, लेकिन इससे P1 P0 पहले करना होता है, फिर बाद में सबको हम वापस टोटल ही कर देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2014 दिया हुआ है, तो 14 में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको सबको 100 मान लेंगे। वहाँ पर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसका टोटल को 100 माना था, इंडिविजुअल एक एक थिंग को 100 मानना पड़ेगा क्योंकि हम R निकाल रहे हैं। तो R को हमने 100 निकाल लिया आपने। फिर आपने R1 निकालेंगे। अब R1 देखो इन्होंने कैसे निकाला होगा, R1 यहाँ पर सीधा आंसर लिख दिया। R1 इन्होंने ऐसे निकाला होगा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए P1 यहाँ पर हो गया 3। मैं एक आंसर निकाला हूँ कि 150 कैसे आया। अब आगे यहाँ पे को निकालना है कैसे, मैं देखिए मैं इसका आंसर निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि 150 कैसे आया। P1 यहाँ पर 2015 डाटा का 3, P0 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे से 100 कीजिए, आपका आंसर आएगा 150। तो इसका आंसर लिख दिया यहाँ पर 150। ऐसे आप कोई सा आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे 2017 के अंदर बात करें कि ये 12 के लिए 150 कैसे आया, 12 के लिए 150 कैसे आया। तो यहाँ पर वही P1 अपॉन P0। तो 2017 के अंदर डाटा देंगे, करंट ईयर का डाटा, तो वो 12 दिया हुआ है, 12 ठीक है, सब 12 दिया हुआ है। और इसका लिए P0 बेस लेंगे, तो बी थिंग के लिए बेस ईयर हमें ये बताया गया था, ये बेस है, तो ये नीचे 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम इससे 100, ठीक है। ऊपर P1 का मतलब 2017 की प्राइस है 12, ये क्वेश्चन में दी हुई थी।
ठीक है, ये 150 150 है, ये तुम्हारा आंसर है। ये टोल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो इलेक्ट्रिशियन नंबर 4 है उसी में दिया हुआ था, ये डाटा हमारे पास में है। ठीक है, तो 12/8 नीचे आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। यहाँ पर भी इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा और 4 2 जा, और ये आंसर हो गया 150 इसका भी, तो ये 150 हो गया। इस प्रकार ये सारी टेबल ऐसे ही सोल्व करी गई है। मतलब इसमें क्या हुआ, इस प्राइज के अंदर डिवाइडेशन किया गया इस प्राइज का और मल्टीप्लाई बाय 100। हर बार ये प्राइस लिए, इसमें डिवाइड किया है इसी बेस ईयर का। ठीक है, तो हमने जो वर्किंग सब के लिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम टोटल पेपर कर रहे थे, ये इंडिविजुअल एक एक थिंग के लिए अलग ऊपर करनी पड़ेगी, बाद में वापस जाकर हम टोटल कर देंगे। अब बाद में देखो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये R1 आंसर आ गया है, जब हमारे पास ये आंसर आ गया है R1, यहाँ पर R2 बोल दिया, इसे R3 बोल दिया, आप नाम दे सकते हैं। तो इसका हमें टोटल करना होगा, टोटल ऑफ प्राइस हम करते हैं ना, फॉर्मूला क्या बना हुआ है, सिग्मा RW। ठीक है, तो W का मतलब कुछ नहीं है, W का मतलब तो आपको 1 मानना है, तो 1 से मल्टीप्लाई बाय करने पर भी ये तो आंसर इससे कैसा रहने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब W और होता तो हम इसको R1 एक और कॉलम यहाँ बनते, RW के कॉलम बनते, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम दिखाऊंगा कि एक कॉलम यहाँ पर RW का और बनता। ठीक है, ऐसे 3 कॉलम बनते, लेकिन यहाँ W है ही नहीं, W है ही नहीं, तो सब कॉमन बात है कि W नहीं है, सबको मतलब वेटेज इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है, मतलब 1 1 वेटेज दे रखा है। तो आप 1 1 से इन सबको मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए, इनके ऊपर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर वैसे का वैसा रहने वाला है। तो ये 4 कॉलम और बनते 15 16 17 18 के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं अपने आप क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में वैसा आंसर रहेगा। तो हमें क्या निकालना होगा, सिग्मा RW में निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा RW में निकालना, W से मल्टीप्लाई हमने मान लीजिए कर दिया, 1 1 से मल्टीप्लाई करने में वही आंसर रहने वाला है। तो अब हमें इनका टोटल करना है, तो टोटल करने में हमारे इसका टोटल करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यह क्या 4333 4560 58665। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर हमने सिग्मा RW निकाल लिया, सिग्मा RW हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, इसको टोटल कर लिया, इसको टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, सबका टोटल कर लिया हमने। तो टोटल करने में ये आंसर आ गया नीचे, ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा RW आ गया। ठीक है, W कहाँ था, W कुछ नहीं बोले, 1 मान लिया, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा RW आ चुका उनके पास में। अब बात आती है सिग्मा W की, तो सिग्मा W यहाँ पर 3 है। सिग्मा W यहाँ पर 3 कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ सिग्मा W कैसे 3 हुआ, कि सबको 1 1 वेटेज दिया है आपने, 1 वेटेज इसको, 1 वेटेज को, 1 वेटेज इसको, A को भी 1, B को 1, ये तो तीनों को तीन थिंग्स है हमारे, तीनों को एक एक का वेटेज दिया है आपने। तो सिग्मा W का मतलब गया 1 + 1 + 1 + 3। तो सिग्मा W के यहाँ पर 3, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं सिग्मा W के यहाँ कितना वेटेज दिया, लेकिन सिग्मा W यहाँ पर 3 आने वाला है सभी के लिए। तो आप अलग से यहाँ एक कॉलम और बना सकते थे, एक रो और इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्मा W मतलब इसके लिए भी 3 है, इसके लिए 3, इसके लिए सबके लिए 3 है। और 3 से फिर बाद में फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या था, फाइनल फॉर्मूला था हमारा, फाइनल फॉर्मूला ये था हमारा सिग्मा RW अपन सिग्मा W। तो सिग्मा W मैंने बता दिया कि सिग्मा W अपन कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है कि सबको हमने 1 1 का वेटेज दिया है, तो 1 + 1 + 1 3 ही तो थिंक है हमारे पास, A + B + C, तो 3 हो गया सिग्मा RW अपन W। सिग्मा RW अपन W करेंगे आप यहाँ पर, तो 300 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 100, ये कोई आंसर नहीं है, हमेशा 100 ही रहने वाला है। जो बेस ईयर है वो हमेशा 100 का आंसर आता है, जाएगा ऐसे भी आप सोल्व कर लीजिए। इसमें आप 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया, इसमें आप 3 का डिवाइड करेंगे ये आंसर आ गया, इसमें 3 का डिवाइड किया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस क्वेश्चन में 4 आंसर हमें रिसीव हुए। ये कब हुए, जब आपने फाइनल में वाला फॉर्मूला है सिग्मा RW अपन सिग्मा W। तो सिग्मा W का वैल्यू 3 है, सिग्मा RW की वैल्यू ये वाली रो है, ये 4 4 5 5 6 0 5 8 0 6 6 5 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर भी हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन है इसी में देखते हैं। इसके आंसर देखिए थोड़ा कैसे अलग जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने घुमाकर आपको डाटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर फिर वापस में इसको समझा को नया पैटर्न हो गया। देखिए इलेक्ट्रेशन नंबर 6 दिया गया है, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 3 ईयर टेकिंग एवरेज प्राइस एज अ बेस। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि हमें बेस क्या लेना है, बेस लेना है हमें एवरेज प्राइस। ठीक है, मतलब आपके पास जो डाटा दिया हुआ है ना, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसको अब यार ये नहीं बोला कि बेस ईयर इसे ले लो। ठीक है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2014 15 16 17 18 तक दिया हुआ था, तो 2014 को बेस ईयर बोलिए। आपकी बार इन्होंने ये नहीं बोला कि इसको बेस ईयर लो या फिर इसको बेस ईयर लो, बेस ईयर इसको लो। एग्जाम में कोई सा भी बेस ईयर के लिए बोल सकता है कि किसे आपको बेस ईयर लेना है। ठीक है, वो बोल सकता है कि फर्स्ट ईयर को बेस ईयर लो या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर को लो, किसी भी एक को बेस ईयर हो। बेस ईयर हमेशा एक ही होता है, बार एक क्वेश्चन के यदि 2 बेस ईयर है फिर आंसर डबल हो जाएंगे, मतलब और डबल जस्ट दुगने आंसर हो जाएंगे। 3 आंसर अच्छे हो जाएंगे, 6 हैं तो 12 आंसर हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा वो। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एवरेज प्राइस लेना है, तो इनमें से कोई सा भी हमारा बेस ईयर नहीं है, हमें क्या है एवरेज प्राइस का लिए एक अलग से ही कॉलम बनाना पड़ेगा।
ठीक है ना। वो हम कैसे वर्किंग करेंगे वो हमारे नेक्स्ट पेज में मैंने करी हुई है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके 99% आपके एग्जाम्स के अंदर आती है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखिए क्या इन्होंने क्या किया है आपके लिए, आपसे आंसर पूछा है प्रिपेयर नंबर ऑफ प्राइस। ठीक है, आपको वैल्यू मूल्य सूचकांक बताना है, तो प्राइस इंडेक्स आपको निकालना है। क्या बनाना है आपको, प्राइस इंडेक्स ही निकालना है। अब प्राइस इंडेक्स के लिए चाहिए कि आप प्राइस इंडेक्स बना रहे हो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दी हुई है वो भी प्राइस के अंदर ही हो, वो भी डाटा कहाँ के अंदर हो, प्राइस के अंदर, तभी तो हम प्राइस इंडेक्स बना पाएंगे। ठीक है, यदि ये प्राइस के अंदर हो ही नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। पहले के जो 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल सोल्व किए या एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने सोल्व किया था उसमें डाटा आपको प्राइस में दिया था, मैंने आपको बताया भी था। वहाँ पर लिखा हुआ था प्राइस पर केजी, मतलब आपको वहाँ लिखा हुआ था प्राइस पर केजी, और यहाँ पर क्या हो रहा है रेट पर रुपीज़। 1 रुपये के लिए रेट दी हुई है। अब 1 रुपये के लिए रेट दी हुई है और यहाँ पर डाटा दिया हुआ है केजी में, 4 केजी 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 केजी। क्या यहाँ पर डाटा रुपीज़ में दिया हुआ है कि नहीं, हमारे पास में यहाँ डाटा प्राइस के अंदर नहीं है। प्राइस में डाटा नहीं है तो हम प्राइस में आंसर कैसे निकाल सकते हैं, हम उसे प्राइस में आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो इसको एक स्टेप पहले हमें क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। सही से मतलब हमें ये सारा जो डाटा दिया हुआ है, हमें जो सारा ये पूरा डाटा दिया हुआ है ये केजी में दिया हुआ है, इस केजी को हमें प्राइस में चेंज करना होगा, इसे है ना, इसे रुपीज़ में चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि रेट रुपीज़ पर मतलब 1 रुपीज़ के लिए, 1 रुपीज़ के लिए 10 केजी आता है। जो ए थिंक है वो 1 रुपये में 10 आएगी। ठीक है, मतलब ये सब प्राइस की 1 रुपये में 4 किलो आएगी या 3 किलो आएगी या 3.5 किलो आएगी, 3 किलो आएगी या 9 केजी इससे आएगी। इस प्रकार से हमको दिया है रेट पर रुपीज़ लिया हुआ है, मतलब 1 रुपये के लिए प्राइस दी हुई है। तो हम यूँ बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि 10 केजी, पहले देखिए कि 10 केजी की प्राइस है 1 रुपये। ठीक है, और हमें चाहिए होता है यहाँ पर क्या है रेट पर रुपीज़ दिया हुआ है ना, हमें चाहिए होता है प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी या लीटर जिसमें भी डाटा दिया हुआ है उसके लिए चाहिए होता है। हमें यहाँ रेट पर केजी दिया हुआ है, हमें जस्ट इसका उल्टा चाहिए, मतलब 1 केजी के लिए प्राइस कितनी वो चाहिए हमें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये के लिए कितनी क्वांटिटी आ जाती है, यहाँ क्वांटिटी दी हुई है आपको। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटी फिक्स है, हमारे पास क्वांटिटी पर केजी फिक्स कर ली, उसके लिए हमें प्राइस कितना पे करना है वो देखिए। तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 केजी के लिए हमें पेमेंट करना पड़ा है 1 रुपीज़, तो हमें कहेंगे लीजिए 1 केजी के लिए चाहिए, तो 1 केजी के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1/10। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर 10 है वो नीचे डिवाइडेशन हो गया तो 1/10 इसका आंसर बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल से लिखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पहली बात तो हमारा जो डाटा केजी में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे भाई। 10 केजी के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, 10 केजी के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपये, रुपीज़ 1 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 केजी के लिए कितना करेंगे, 1 केजी के लिए हमें कमी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो 1/10 ये इसका आंसर हो गया बस। तो ऐसे ही ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/999 ये सब 1 के डिवाइडेशन में जाएंगे। कुल मिलाकर हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपके एग्जाम के अंदर जहाँ पर डाटा प्राइज में नहीं देकर केजी में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है उसको 1/kg कर देना है, उसको नीचे ले आना है, तो आपका डाटा प्राइस के अंदर कन्वर्ट हो गया, बस सिंपल सा बात है। ठीक है, आप इसे याद भी कर सकते हो कि जब डाटा केजी में दिया हुआ है मतलब क्वांटिटी में दिया हुआ है, केजी का मतलब लीटर में भी हो सकता है, किस में भी हो सकता है, क्वांटिटी में मेनली डाटा, तो क्वांटिटी में दिया हुआ था हमें डाटा कहीं में चाहिए प्राइस में चाहिए, तो उसे 1/क्वांटिटी कर देंगे, तो यहाँ से 1/kg कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 1/10, 1/9, 1/9, जैसे 1/10, 1/9, 1/9, 1/4, 1/3.5, 1/3, इस तरीके से हम चेंज कर देंगे डाटे को। तो हमारे पास देखो एक पूरी नई टेबल दोबारा बन जाएगी और वो इस प्रकार से मिलेगी आपको। ठीक है, वो आपको मिल गई, ये ईयर हो गया आपका। ठीक है, ये ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो गया, और 1/10 ऐसे करने पर ये आंसर आ गया 0.10, 0.11, 0.111, इस प्रकार से हमको पूरे मैंने आंसर निकाल ली। अब एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो आपकी बुक है उससे मैच नहीं करेंगे, उसमें इस आंसर को पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इस पॉइंट्स को उसने बोला कि हम पर केजी नहीं निकाल कर मैं पर 100 केजी निकाल लेता हूँ, ताकि ये पॉइंटों में दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सही सा डाटा हो जाएगा। ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि पर केजी निकालना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। पर केजी डाटा चाहे भले आपको पॉइंटों में आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फाइनल आंसर वापस सही हो जाएगा। वो पर केजी पर 100 केजी लो या पर 1000 केजी लो या पर 1 केजी लो, तो पर 1 केजी ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने पर 1 केजी निकाला है, तो वहाँ पर जैसे इसको प्रत्येक वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो बाद में वापस नलीफाई हो जाता है, बाद में वापस से वही चीज़ डिवाइडेशन में जाती है। तो हम उस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इसका आंसर को फिलहाल अभी वहाँ से मैच नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को हमने हमारे अकॉर्डिंग चेंज किया। अभी देखिए क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन को हमने हमारे अकॉर्डिंग कर लिया, ये 0.10 और यहाँ 0.25 इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये आंसर पूरा रुपीज़ में गया है ना,
पर केजी प्राइस आ गई। अब हमारा आंसर क्या, अब हमारा आंसर पूरा डाटा क्या प्राइस में बदल गया। अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर ही प्राइस इंडेक्स में देना है, हमें वैल्यू इंडेक्स तो देना नहीं था, हमें क्वांटिटी इंडेक्स तो देना नहीं था, हमें प्राइस इंडेक्स देना चाहिए था। तो हमारा डाटा भी क्या हो गया, प्राइस में हमारा डाटा भी हो गया। अब आगे हम इसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनी हुई है, देखिए आप उसको ऊपर हमेशा ध्यान करेंगे। सोल्व करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, वो डाटा कैसा भी दिया हुआ रहे ना, तो आपको जो कॉमोडिटीज है वो इस तरफ रखनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस नीचे लेकर आता हूँ। जो कॉमोडिटीज है वो आपको किस तरफ रखनी है, इस तरफ ही रखनी है हमेशा। जिस क्वेश्चन में ए बी सी क्वेश्चन में ऊपर दी हुई थी, तो वो तो मैंने एक बार के लिए उसे वहीं पर ठीक कर लिया था। अब इस ए बी सी को यहाँ पर लेकर आना है। ईयर्स हमेशा यहीं पर आएंगे, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ये हमेशा यहीं पर ही आएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको परेशानी, मेरे को इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर देते समय कॉमोडिटीज है वो यहाँ पर आएगी, ए बी सी डी जो भी है, आटा नमक तेल वगैरह जो भी सब इधर आएंगे। ईयर्स 2014 15 फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर सब कुछ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो अब देखिए हम इसे क्या कर लेंगे, ए बी सी को तो मैं यहाँ लिख दिया, तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। डाटा चेंज क्या हो जाएगा, जैसे ये चीज़ यहाँ पर है तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सही से वे में पुटअप कर दिया, क्योंकि आंसर सोल्व करते समय हमें इस वे में रखना होता है, हमें ईयर यहीं पर लिखना होता है और कॉमोडिटीज यहीं पर लिखनी होती है। तो कॉमोडिटीज फर्स्ट ईयर के लिए देखो, इसकी फर्स्ट ईयर के लिए जो कॉमोडिटीज ए है, ए के लिए फर्स्ट ईयर प्राइस 10 है तो 10 यहाँ आ गई। 2nd ईयर के लिए 0.11 है तो 0.11 यहाँ गई। फाइनल ईयर के 0.11 है तो 3rd ईयर के लिए 0.11 यहाँ गई। इस प्रकार से हमने इसे चेंज कर दिया। तो ये चेंजेस आपको करना ही करना है, आप ज़्यादा इसमें मत कीजिए। आप इसको ये इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से रख दीजिए, बस इसको इस तरीके से, इस तरीके से। भाई आपने किया क्या है, आपने किया भी तो यही था कि आपने जो ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर इस तरह से डाल दी ऊपर, इसको यूँ घुमा दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, इसे रख दीजिए। तो वही क्वेश्चन सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जैसे आप देख लीजिए, ये सी है, सी के लिए 2nd ईयर की प्राइस 0.333 है, तो ये सी है, सी के लिए 2nd ईयर की प्राइस 0.33 आ रही है आपकी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब आपका ऊपर वाला टेबल में हटा रहा हूँ, अभी इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें जो बेस ईयर है वो एवरेज प्राइस लेनी है। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज आप सिंपल सा वही एवरेज होता है जो आपने 9th 10th स्टैंडर्ड पहले आपने स्टडी कर चुके हो। जैसे 3 चीज़ें दी हुई है, 3 ईयर दिया हुआ है, तो 1 2 3 इन तीनों को जोड़िए और 3 का डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 3 ईयर्स का मैंने जोड़ा, 3 ईयर्स का जोड़ा तो ये आया, उसमें 3 का डिवाइड किया तो ये आंसर गया, तो ये इसका एवरेज हो गया। ऐसे 1 2 3 का टोटल किया तो ये आया, और उसमें 3 का डिवाइड किया तो ये आंसर हो गया। 1 2 3 को जोड़ा तो ये आया, 3 का डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो गया। तो ये एवरेज प्राइस हो गया। एवरेज प्राइस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया P0 हो गया आपका। ठीक है, वापस से मैं देख लेता हूँ। अब आपके पास में ये बेस ईयर आपको क्या माना था, बेस ईयर आपको क्वेश्चन बताया गया था कि बेस ईयर मानी सब एवरेज को मानिए, तो एवरेज क्वेश्चन था नहीं, एवरेज हमने पर निकाल लिया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास P0 बन गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताया गया था कि रिलेटिव्स मेथड, प्राइस रिलेटिव्स मेथड काम लेना है। प्राइस रिलेटिव्स मेथड काम लिया मतलब आपको R निकालना है, और R का फॉर्मूला क्या था, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। और मैंने कहा था जब R निकल जाए तो प्रत्येक थिंग के लिए अलग अलग निकलता है, मतलब यहाँ इनका टोटल नहीं कर सकते, पहले टोटल हम बाद में करें, टोटल तो करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले इसके लिए अलग, इसके लिए इसके लिए अलग, फिर 1 2 3 मतलब जैसे ये यहाँ पर 9 डिजिट्स दिए होते, पूरे पूरे 9 डिजिट्स ही आंसर आने वाले हैं। तो देखिए आप इसे नाम दे सकते हैं, जैसे R1 R2 R3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। यहाँ पर ये अपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ी जगह स्पेस मेरे पास कम थी, तो इस टेबल को मैंने यहाँ पर नीचे ले आया। आपको एग्जाम में इस तरह सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। कैसे बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा यहीं पर बताता हूँ। भाई R का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये करना था मुझे। तो देखिए ये 1 के लिए करना है, तो 1 का ईयर ये रहा, तो ये हो गया 10, ये तो हो गया P1, तो P1 तो ऊपर आ गया, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, P0 मतलब बेस ईयर, तो बेस को यार एवरेज को लेना, तो ये आ गया बेस यहाँ पर 1.07 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर है ये। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट 93.45 लिख सकते हो। आपको ये चीज़ यहाँ शो करके दिखाने, कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दिखाते हो तो उस इसमें कोई गलती हो जाए आपसे तो वहाँ उसके नंबर होल्ड कर देंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार आप मैं सैम्पल बेस पर जैसे इसका अगले वाला बी का लेंगे, तो बी के लिए यदि बात करें P1, तो P1 तो ये हो गया बेस ईयर, इसके बी के सामने का बेस ईयर ये रहा, ये बेस ईयर यहाँ 0.290 ऐसे हो गया। आप सभी के ऐसे निकाल लेंगे, जैसे आप इसको निकाला जाए इसके लिए 2nd ईयर के लिए, तो 2nd ईयर के लिए 286 आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ इस बी का आंसर निकालेंगे तो यहाँ आएगा 0.286 ऊपर आ जाएगा P1,
P0.290 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 986, ये आंसर उसका आ जाएगा। इस प्रकार इस पूरी टेबल को हमको सोल्व करना है R1 R2 R3 के लिए, और वो मैंने यहाँ पर नीचे सोल्व कर लिख दिया। वहाँ जगह मेरे पास कम थी तो ये मेरी सारी वैल्यूज़ निकाली, मैं 9 आंसर निकालिए। 9 आंसर में क्या क्या निकालिए मैंने, ये मेरे निकालिए मैंने, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये मैंने निकाल लिए। अब वही है कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में Q0 नहीं है तो W को हम 1 मानेंगे। W में दिया ही नहीं है, W नहीं दिया तो उसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो सिग्मा W वापस आपके पास में A B C 3 थिंग है तो 3 थिंग के लिए सिग्मा W कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, W इसके अकॉर्डिंग चलेगा, थिंग्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप यहाँ सिग्मा R कर लीजिए या सिग्मा RW, सॉरी यहाँ सिग्मा RW कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि W का मतलब ही नहीं है, 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई करने में यही आंसर रहने वाला है, 1 से इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए वही आंसर रहने वाला है। तो सिग्मा RW निकालिए तो इन सबका टोटल करेंगे 1 2 3, इनका टोटल के लिए ये आ गया, इसका टोटल के लिए आ गया, ये आ गया। सिग्मा W 1 + 1 + ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, फाइनल आपको आंसर निकालना है तो निकालना क्या आंसर होता है, फाइनल आपका आंसर निकालना होता है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो सिग्मा RW, ये सिग्मा RW ही है, पहले बात तो इससे सिग्मा RW ये 273.4 और डिवाइडेशन अपन 3 करेंगे तो ये 1.1 98.7 और इस तरीके से ये आंसर आ गया 110 पॉइंट, जो भी आगे आंसर आ रहा है 110.4 आंसर आ रहा है। तो आपको सिंपल सा जो पहले फॉर्मूला वही लगाया था। इसमें थोड़ा सा स्पेशल चेंज, ये एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है आपका और 20 मार्क्स का क्वेश्चन से। अब ये ऐसा क्यों रहता है आपको इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ऊपर ही इसने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उसने जो डाटा है वो आपको कहीं में दिया हुआ था, वो आपको डाटा केजी में दिया हुआ था। वो 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केजी में सोल्व आउट कर देते हैं और आंसर में नंबर आते हैं फिर उनके 0 20 में से। उस केजी को आपको कहीं में चेंज करना होता है, आंसर को आपको प्राइज में चेंज करना होगा। प्राइज में यदि आपने सही चेंजेस कर लिया तो उसके बाद में क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपसे आंसर बिहेवियर कीजिए और आगे से सोल्व कीजिए। आगे सोल्व करने पर ये आपको फाइनल आंसर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 आंसर आपको रिसीव हुए हैं। अब आज की क्लास के अंदर ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा कि आप अलग से कोई क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे सिलेबस के नहीं है, जैसे चेन इंडेक्स वगैरह हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको ना ही तो नोट्स के अंदर मैंने पढ़ाया हो, ना ही आप उसका एग्जाम्पल या उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वही आप सोल्व कीजिए, वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे और इनमें से आप मतलब 100 से 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कंसेप्ट मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए जो एग्जाम में आता हो और उसे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, बुक के सारे टॉपिक्स हमें कवर नहीं करना है, क्योंकि बुक्स से एक तरह से मान के चलिए पूरे नेशनल को ध्यान में रखते हुए बनती है। पूरी नेशनल की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको ध्यान रखते हुए बनती है। आप राजस्थान के अंदर मानकर चलिए कोई 15 यूनिवर्सिटीज़ है तो 15 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही बुक एप्लीकेबल होती है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है, इस कारण उसकी जो क्वांटिटी ऑफ टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको हमें कवर नहीं करना है, हमें केवल हमारा ही कवर करना है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसे अभी से ही रिपीट करें, रिविजन कर लें। इसमें कोई यदि अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कल की डेट तक, मतलब 8 जनवरी 2021 तक आप मुझे इस इवनिंग तक किसी हालत के अंदर आपकी जो भी क्यूरीज है वो सेंड कर दीजिए। तो उससे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा भाई आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। उसको मैं दोबारा कंसेप्ट को जो आपको समझने है उसे बता सकता हूँ मैं आपको वहाँ पर। ठीक है, शब्दों पर आप ध्यान देंगे, जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही करना है अपन को, और ऐसा अपनी मर्जी से नहीं चलना है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही रहते हैं और मैं इसको बात करूँ यहाँ पर। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें, रिपीट करें, समझें और प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें। थैंक यू।